साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, मैं हूं पवन गोदारा, इंग्लिश लेक्चरर राजस्थान से। मित्रों, आज के सेशन में अपन करेंगे द वेस्टलैंड जो पोएम है टीएस इलियट की बड़ी फेमस एंड इंपॉर्टेंट पोएम है। मित्रों, इस पोएम की अपन करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि हमने पहले की सीरीज में कर लिया है। मित्रों, सबसे पहले हमने द वेस्टलैंड पोएम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है के क्वेश्चंस जो हमेशा आते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ओवरऑल क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उसके बाद हम बड़े ही सीक्वेंस से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं हमने। उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है द बैरिल ऑफ डेड, उसके बाद सेकंड पार्ट है ए गेम ऑफ चेस, थर्ड पार्ट है द फायर सरमन, और जो फोर्थ पार्ट है डेथ बाय वाटर, उनके भी अपने जो पॉसिबल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे कर लिए हैं। पहले वाली क्लासेज आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां डिस्क्रिप्शन में आपको उन क्लासेज का लिंक मिल जाएगा। अगर आप ऐसे चाहते हैं ना कि वेस्टलैंड के बड़े ही सीक्वेंस से मुझे क्वेश्चन करने हैं तो पहले आप वो कीजिए, इस क्लास को आप एक बार स्किप करिए। आज अपन जो फिफ्थ पार्ट है उसका जो व्हाट द थंडर सेड है वेस्टलैंड का फिफ्थ पार्ट, उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपने करेंगे। मित्रों, इसके अंदर भी हमने पार्ट के आज 2 कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। मित्रों, व्हाट द थंडर सेड जो वेस्टलैंड का पार्ट है, इसके आज अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। इसी सेशन के अंदर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी, पीवाईक्यूज भी हमने डिफरेंट एग्जाम के अंदर आए हुए वो क्वेश्चन ऐड किए हैं। मित्रों, आप आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में वेस्टलैंड पोएम है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो आप बिल्कुल सही सेशन के साथ जुड़े। इसके अंदर कंप्लीट जो पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं ना, वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे और करवा भी दिए गए लगभग। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, अभी अपने फिफ्थ पार्ट के अंदर चल रहे हैं। तो आप पहले वाले सीरीज पहले देख के आए, फिर इस क्लास को अटेंड करें, आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ ही मित्रों एक आप छोटा सा टेस्ट भी इस सेशन के साथ जरूर दें। आपको मेरे आंसर बताने से पहले आपको अज्यूम करना है कि इसका पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है, और लास्ट में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं, ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को भी जान सकूं। इसके अलावा मित्रों, आपके पास द वेस्टलैंड पोएम के अच्छे वाले नोट्स नहीं है तो पीडीएफ नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाए, वहां पर आपको मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप क्या है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और क्या है जो नोट्स है वो भी प्राप्त कीजिए वहां से। तो आज बिना किसी देरी किए हुए अपने व्हाट द थंडर सेड का पार्ट 2 करते हैं। मित्रों, 20 क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 20 तक पार्ट फर्स्ट में कर लिए थे। आज अपन 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रिपीटेड इमेजरी ऑफ ड्राइनेस एंड थ्रस्ट सिंबलाइजेज। मित्रों, व्हाट द थंडर सेड के अंदर बार बार इमेजरी आती है ड्राइनेस की और थ्रस्ट की। ये क्या सिंबलाइज करता है? यानी सूखेपन की, अकाल की, प्यास की। ठीक है, रॉक्स विदाउट वाटर, नो वाटर, ऐसे बार बार आता है ना, तो वो क्या सिंबलाइज करता है? फिजिकल डिहाइड्रेशन, इमोशनल एम्प्टीनेस, स्पिरिचुअल बेयरनेस, इकोनॉमिक हार्डशिप। तो क्या वो आर्थिक कठिनाई को व्यक्त करता है? तो बिल्कुल भी नहीं करता है। इसके अलावा फिजिकल डिहाइड्रेशन को भी नहीं करता है और इमोशनल एम्प्टीनेस को भी नहीं करता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, जो ड्राइनेस और थ्रस्ट है ना, वो स्पिरिचुअल बेयरनेस यानी आध्यात्मिक रूप से जो बंजरपन है उसको व्यक्त करता है। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एम्प्टी चैपल इन व्हाट द थंडर सेड। कि एम्प्टी चैपल का क्या इसके अंदर महत्व है? ठीक है, क्या प्रतीक है वो व्हाट द थंडर सेड के अंदर? चैपल मित्रों है, चैपल नाम की एक चर्च है। तो जो चर्च है वो बिल्कुल खाली है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? इट रिप्रेजेंट्स ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड होप। ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा स्थान पूजा का और आशा का। इट सिंबलाइजेज द डिके ऑफ रिलीजियस फेथ इन मॉडर्न सोसाइटी। ये सिंबलाइज करता है डिके, पतन, रिलीजियस फेथ जो धार्मिक विश्वास है उसका पतन मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। इट इज ए लिटरल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए रूइंड बिल्डिंग। ये एक शाब्दिक क्या है डिस्क्रिप्शन है किसका? एक जो बर्बाद हुई बिल्डिंग है, भवन है, उसका शाब्दिक डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इट सर्व्स एज ए शेल्टर फॉर द पोएम नरेटर। ये जो एम्प्टी चैपल है ये क्या करती है? सर्व्स ए शेल्टर, ये शरण के रूप में काम आती है किसके? पोएम का जो नरेटर है। तो पोएम के नरेटर के शरण के रूप में तो काम नहीं आती है। ना ये किसी प्रकार की रूइंड बिल्डिंग का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ना ये वर्शिप और होप को बताता है। ये बताता है मित्रों कि वर्तमान के समय जो मॉडर्न सोसाइटी है उन्होंने उनका धार्मिक रूप से क्या हो गया है, धार्मिक विश्वास है उसका पतन हो गया है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द लाइटनिंग इन द पोएम सिंबलाइज। इसके अंदर जो लाइटनिंग यानी जो बिजली चमकती है, इसके अंदर
पोएम के अंदर व्हाट द थंडर सेड के अंदर वो किस प्रकार का सिंबल है? डिस्ट्रक्शन, एनलाइटमेंट और रिवलेशन, पावर आउटेज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो मित्रों इसके अंदर विनाश का प्रतीक है क्या? लाइटनिंग नहीं है। इसके अलावा पावर आउटेज भी नहीं है, यानी बिजली की कटौती भी नहीं है, और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी नहीं है, तकनीकी प्रगति नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनलाइटमेंट होता है मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञानोदय, और रिवलेशन होता है पुनरुत्थान, यानी बिजली चमक रही है, इसका मतलब क्या है? ज्ञान की उदय होने वाला है और पुनः उत्थान, रीबर्थ होने वाला है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट नेचुरल एलिमेंट फाइनली अराइव्स एट द एंड ऑफ व्हाट द थंडर सेड? कौन सा नेचुरल एलिमेंट है जो अंत में क्या है? व्हाट द थंडर सेड है उसके अंत में पहुंचता है, आता है। सनलाइट, रेन, विंड, स्नो। तो व्हाट द थंडर सेड के अंदर मित्रों स्नो नहीं गिरती है, लास्ट के अंदर ना विंड आती है ना सनलाइट होती है, रेन जो बारिश होती है मित्रों। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द अराइवल ऑफ रेन एट द पोएम्स एंड सिंबलाइज। लास्ट के अंदर जो रेन आती है ना पोएम के अंत में, तो वो किसका प्रतीक है? डिस्ट्रक्शन, क्लींजिंग एंड रिन्यूअल, फर्दर डिस्पेयर, इंडिफरेंस ऑफ नेचर। क्या वो डिस्ट्रक्शन विनाश का प्रतीक है? तो बारिश विनाश का प्रतीक नहीं है। इंडिफरेंस ऑफ नेचर, क्या वो प्रकृति की उदासी का? तो वो भी नहीं है। और फर्दर डिस्पेयर, आगे बढ़ने वाली, जो आगे आने वाली निराशा को व्यक्त करता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब क्लींजिंग एंड रिन्यूअल, यानी रेन आती है तो सफाई भी हो जाती है ना, तो सफाई का और रिन्यूअल, रीबर्थ का सिंबल है रेन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 26 पे आते हैं मित्रों। द गंगा वो संकन इमेज सिंबलाइजेज। गंगा है उसको डुबो दिया गया, क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है, गंगा खुद नहीं डूबी, उसको डुबो दिया गया। इमेज सिंबलाइजेज, ये इमेज है ना सिंबलाइज करती है। ए मिथ, एक ये पौराणिक घटना है या मिथ है ये। द फेलियर ऑफ ईस्टर्न ट्रेडिशन, या ये ईस्टर्न ट्रेडिशन है उसकी असफलता है, पूर्व के देशों की जो असफलता है। द लेक ऑफ स्पिरिचुअल नरिशमेंट इवन फ्रॉम सेक्रेड सोर्सेज, या जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट, जो आध्यात्मिकता के से का जो पोषण है ना उसकी कमी हो गई है, यहाँ तक कि पवित्र सोर्सेज के अंदर भी। और ए नेचुरल अकरेंस, एक ये प्राकृतिक घटना है, तो गंगा को डुबो दिया गया, खुद तो डूबी नहीं है कोई बाढ़ वगैरह से, तो नेचुरल तो है नहीं घटना। ये डी तो हो जाएगा इनकरेक्ट, और ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा, कोई मिथ भी नहीं है। मित्रों जो वेस्टलैंड पोएम है ना, ये ज़्यादा प्रकाश किस पे डालती है? जो वेस्ट के पश्चिमी देश है ना, वेस्ट कंट्रीज है, उनकी जो सिटी और मॉडर्न लाइफ है उस पे डालती है। पोइट को आज उस समय भी लगता था कि जो वेस्ट, अपने जैसे वेस्ट कल्चर कहते हैं ना, वेस्ट कल्चर है वो बिगड़ी हुई है इस प्रकार से, तो वो वहाँ के जो टीएस इलियट के समय में भी, जब 1922 में पोएम लिखी गई, उस समय भी ईस्ट के जो देश है ना उनको अच्छा माना जाता था कि वो आज भी रिलीजियस है। लेकिन इसके अंदर जब सी ऑप्शन है तो अपने बी तो इनकरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। ये फेलियर ऑफ ईस्टर्न ट्रेडिशन है ना, ये इसके अंदर जब सी ऑप्शन नहीं होता तो ये भी हो सकता था, क्योंकि ईस्ट के देशों के बारे में उन्होंने जो क्योंकि यूरोप है, यूरोप के हम जो है इंडिया वो कहाँ पे है? ईस्ट के तरफ ही है ना, तो ईस्ट की इन्होंने चीज़ें भी ली है, गंगा को लिया है, तो सी ऑप्शन हो जाए। क्योंकि मित्रों सेक्रेड है ना, पवित्र है, गंगा को माना जाता है, तो गंगा को भी डुबो दिया गया, गंगा की इमेजरी ली गई, इसका मतलब कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कवि का मानना है, पोइट का, कि जो स्पिरिचुअल नरिशमेंट है ना, आध्यात्मिकता का जो पोषण की कमी, यहाँ तक कि पवित्र जो सोर्सेज है यानी जैसे कि गंगा है, उनके अंदर भी क्या हो गई है? उनकी आध्यात्मिक जो चीजें हैं वो कम हो गई है। इसका मतलब है कि इंडिया के जो लोग हैं वो भी क्या है? धार्मिक अब नहीं रहे हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द प्रेजेंस ऑफ थंडर इन द पोएम सिंबलाइजेज। जो प्रेजेंस है थंडर की इन द पोएम सिंबलाइजेज, पोएम के अंदर जो गर्जना की जो प्रेजेंस आती है वो क्या सिंबलाइज करती है? डिस्ट्रक्शन, नेचर्स डेथ, डिवाइन कम्युनिकेशन, साइंटिफिक रीजनिंग। अब गर्जना होती है तो हमें लगभग तो ऐसे लगता है किसी प्रकार की कोई विनाश होने वाला हो, लेकिन नहीं है। डिस्ट्रक्शन का वो थंडर है ना, वो अपने जो व्हाट द थंडर सेड है उसके अंदर किसी प्रकार की डिस्ट्रक्शन की इमेज वो व्हाट द थंडर है वो नहीं शो करता है। इसके अलावा अगला बी ऑप्शन है नेचर्स डेथ, प्रकृति का किसी प्रकार क्रोध है वो थंडर से नहीं दिखता है इस पोएम के अंदर। और साइंटिफिक रीजनिंग की किसी प्रकार की नहीं है मित्रों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिवाइन कम्युनिकेशन के लिए थंडर का यूज किया गया है। आपने पुराने जो रामायण महाभारत वगैरह देखे हैं तो किसी दैवीय ताकत की जब आवाज आती है ना,
आकाश से, तब पहले क्या होती है, गर्जना होती है, उसके बाद क्या है, वहां से आवाज आती है। तो डिवाइन कम्युनिकेशन यानी देवी देवताओं से जो कम्युनिकेशन है ना, उसका प्रतीक है थंडर। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज नोट वन ऑफ द थंडर कमांड्स। मित्रों इसके अंदर कमांड आती है थंडर की, थंडर का आदेश आता है गर्जना का, इनमें से कौन सा नहीं है वो, दत्ता, दमयता, दुखा, दया, धवम। तो दत्ता भी है, दमयता भी है और दया धवम भी है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों, दुख है इसके अंदर, किसी प्रकार का कमांड नहीं है। नेक्स्ट 29 पे आते हैं। चूज द करेक्ट सीक्वेंस एज इट अपीयर्स इन इलियड्स वेस्टलैंड। डीयू एंट्रेंस 2017 का क्वेश्चन है मित्रों, कि इसके अंदर है ना सीक्वेंस बतानी है आपको, करेक्ट सीक्वेंस क्या है। दत्ता, दया, धवम एंड दमयता, यानी जो थंडर क्या कमांड है वो उसका सीक्वेंस क्या है, दत्ता, दया, धवम एंड दमयता, दत्ता, दमयता एंड दया, धवम, दमयता, दत्ता एंड दया, धवम, नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम तो कट कर दो। तो इसके अंदर आपने पढ़ा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन होगा मित्रों करेक्ट इसका, दत्ता, दया, धवम एंड दमयता। मैंने इसके अंदर ट्रिक बनाई थी TYM टाइम, TYM टाइम की आप ट्रिक बनाओ, आपके याद रहेगा। वैसे तो नॉर्मली अब जब बार बार पढ़ेंगे तो याद रह ही जाएगा, लेकिन कभी ऐसे इस टाइप के कंफ्यूज करने वाली चीज़ें आ जाती है तो मित्रों इसमें ट्रिक भी काम आती है। इसमें टाइम का कैसे यूज होगा, DA और DA सब के अंदर है, ठीक है, तो इसको तो कट कर दो आप। बाद में T बचता है यहाँ पे और यहाँ पे Y बचता है और अगले के अंदर M बचता है दमयता के अंदर। तो दत्ता का T ले लो और दया दम का Y ले लो और दमयता का M ले लो, टाइम बन गया ना टाइम। तो ऐसे याद रखोगे आप टाइम, ठीक है, कमांड है वो टाइम है, दत्ता, दया, धवम और दमयता। मित्रों आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको लगता है ना कि हमारे लिए बड़े ही बेनिफिशियल है एग्जाम के लिए, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। मित्रों मेरा गला दर्द कर रहा है और बुखार है, लेकिन फिर भी मैं आपकी क्लास है रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस समय, तो लाइक और सब्सक्राइब तो मित्रों बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 30 नंबर। इन व्हाट द थंडर सेड, द थंडर्स मैसेज इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हिच एंशिएंट टेक्स्ट। मित्रों व्हाट द थंडर सेड है ना, इसके अंदर थंडर जो गर्जना का मैसेज है, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया है, एंशिएंट टेक्स्ट, कौन से एंशिएंट प्राचीन टेक्स्ट से लिया गया है। द बाइबिल, द कुरान, द भगवत गीता, द बृहदारण्यक उपनिषद। तो बाइबिल से भी नहीं है, कुरान से भी नहीं है, भगवत गीता से भी नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाए मित्रों। जो व्हाट द थंडर सेड टाइटल है और उसके साथ साथ दो व्हाट द थंडर सेड का जो कमांड है, मैसेज है, वो भी क्या है, द बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। द थंडर्स कमांड दत्ता ट्रांसलेट्स टू। थंडर की कमांड है ना, सबसे पहली कमांड है दत्ता, टाइम से T देख लो आप, तो उसका क्या ट्रांसलेशन है, गिव, कंट्रोल, सिंपैथाइज, स्पीक, यानी उसका क्या मीनिंग है दत्ता, शुरुआत पहले वाले का, गिव, कंट्रोल, सिंपैथाइज, स्पीक। स्पीक भी नहीं है, सिंपैथाइज भी नहीं, कंट्रोल भी नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों गिव। इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। गिव मित्रों होता है देना, यानी आपने अब अपन जी रहे हैं तो हमने जो प्रकृति है या जो इंसानियत है उसको क्या दिया है हमने, ठीक है, इसका ये अर्थ है। पहले दत्ता का गिव है। 32 नंबर पे आते हैं। द थंडर्स कमांड दया दम ट्रांसलेट्स टू। फिर बाद में दया दम आता है, सेकंड जो कमांड है, ठीक है, टाइम वाई से। तो इसका क्या ट्रांसलेशन है, कंट्रोल, गिव, सिंपैथाइज, रिजॉइस। तो कंट्रोल भी नहीं है, गिव पहले आ ही गया, रिजॉइस भी नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों कि हमें सिंपैथाइज, हमें अन्य जो लोग हैं सभी के साथ क्या है, सिंपैथी रखनी चाहिए। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33 पर आते हैं। थर्ड जो कमांड है, ठीक है, दमयता ट्रांसलेट्स टू। तो थर्ड थंडर की कमांड है ना, थंडर की जो थर्ड कमांड है दमयता, उसका क्या ट्रांसलेशन है, गिव, कंट्रोल, सिंपैथाइज। तो गिव आ गया और सिंपैथाइज आ गया, मेडिटेट है नहीं, कंट्रोल हो जाएगा। तो मित्रों इसकी ट्रिक है ना, ये है कि GST तो अपने याद ही रहता है, GST याद रहता है ना, GST एक टैक्स है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो GST की जगह आप GSC याद रख लो बस, ठीक है। G से क्या हो जाएगा गिव, S से हो जाएगा सिंपैथी और C से हो जाएगा कंट्रोल। तो GSC याद रख लेना आप सीधा बस, TYM टाइम और GSC, तो आप ऐसे कर सकते हो। 34 नंबर क्वेश्चन। इसका कंट्रोल का क्या अर्थ होगा मित्रों, कंट्रोल का अर्थ ये होगा कि हमें खुद पर जो हमारे सेल्फ कंट्रोल अपन को रखना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसक्ति और लालसा है ना वो नहीं रखनी चाहिए। आशा रखें लेकिन लालसा नहीं रखें, अगर बहुत ज़्यादा लालसा रखते हैं तो बिल्कुल हम पीड़ा में रहेंगे।
34 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट डज द रिपीटेशन ऑफ द बाय द थंडर सिग्निफाई इन द पोएम। मित्रों इसके अंदर रिपीटेशन होता है बार बार दा का, दा थंडर के द्वारा, तो वो क्या सिग्निफाई करता है इस पोएम के अंदर। ए कॉल टू एक्शन, ए मीनिंगलेस साउंड, ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ थंडर्स एक्चुअल साउंड, ए प्रॉम्प्ट फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड मोरल गाइडेंस। तो किसी कार्यवाही का कॉल, कोई काम के लिए पुकारना या कोई कार्य का कॉल है वो तो है नहीं, मीनिंगलेस साउंड भी नहीं है और थंडर के एक्चुअल साउंड भी नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ये क्या है, प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट होता है संकेत, साइन है किसका, इंट्रोस्पेक्शन का, आत्मनिरीक्षण का, और नैतिक जो गाइडेंस करने के लिए उसका क्या है, जो नैतिक आदर्श है और आत्मनिरीक्षण है उसका क्या है, ये सिग्निफाई करता है दा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 पे आते हैं। विच पॉपुलर नर्सरी राइम इज मेंशन्ड एट द एंड ऑफ द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड के अंत के अंदर कौन सी नर्सरी राइम है उसको मेंशन किया गया है। ये नेट जुलाई 2016 का क्वेश्चन है। रिंग ए रोजेज, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, हम्प्टी डम्प्टी, जैक एंड जिल। तो मित्रों हम्प्टी डम्प्टी भी नहीं है, जैक एंड जिल भी नहीं है, रिंग ए रोजेज भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, फॉलिंग डाउन, ये पूरी नर्सरी राइम इसके अंदर यूज की गई है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 36 पे आते हैं। द सेक्शन व्हाट द थंडर सेड एंड्स इन लैंग्वेज। यूजीसी नेट का क्वेश्चन है मित्रों की जो व्हाट द थंडर सेड है, जब उसका अंतिम जो लाइन है उसकी वो किस लैंग्वेज के अंदर है। फ्रेंच, ओल्ड इंग्लिश, स्पेनिश, संस्कृत। तो मित्रों फ्रेंच भी नहीं है, ओल्ड इंग्लिश भी नहीं है, स्पेनिश भी नहीं है, और क्या हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी मित्रों। शांति शांति शांति, ठीक है। ये लास्ट की जो लाइन है, लास्ट के जो वर्ड है तो संस्कृत के अंदर है वो। 37 पे आते हैं। द फाइनल वर्ड ऑफ द पोएम शांति इज रिपीटेड 3 टाइम्स टू। फाइनल वर्ड है ना जो इस पोएम का, शांति शांति शांति, ये 3 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये क्या, इसका कारण क्या है, ठीक है, क्या करने के लिए 3 बार, एक बार भी बोला जा सकता था शांति, लेकिन 3 बार बोला गया है। एम्फेसाइज द एंड ऑफ द पोएम, एम्फेसाइज करने के लिए किसका, पोएम का एंड को एम्फेसाइज करने के लिए। इन्वोक ए सेंस ऑफ स्पिरिचुअल पीस, या क्या है, जागृत करने के लिए, पैदा करने के लिए। ए सेंस ऑफ स्पिरिचुअल पीस, एक आध्यात्मिक शांति है उसका सेंस है वो पैदा करने के लिए। या सिग्निफाई कन्फ्यूजन एंड केओस, या जो भ्रम है और अराजकता की स्थिति है उसको पैदा करने के लिए। हाईलाइट द पोएम्स म्यूजिकलिटी, या जो संगीत में जो उसकी धुन है पोएम की वो हाईलाइट करने के लिए। तो संगीत में धुन तो इसकी है ही नहीं क्योंकि राइम रिदम है नहीं, और कन्फ्यूजन एंड केओस भी नहीं दिखाया गया है शांति वर्ड के अंदर। ए भी ऑप्शन नहीं है मित्रों, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हिंदुइज्म है ना उसके अंदर शांति 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 का अर्थ यही है कि बिल्कुल क्या है, पीस प्राप्त हो जानी चाहिए आध्यात्मिक रूप से। तो आध्यात्मिक रूप से क्या है, शांति क्या पैदा करने के लिए, वो सेंस को जगाने के लिए इसका यूज किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 38 पर आते हैं। द फ्रेज शांति 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 एट द पोएम्स एंड सिग्निफाइज। मित्रों जो फ्रेज है शांति 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 पोएम के अंत में, वो क्या सिग्निफाई करती है, उसका क्या महत्व है। ए कॉल टू एक्शन, कोई काम करने के लिए कॉल है। ए प्ली फॉर फॉरगिवनेस, या एक क्या है, क्षमा की याचना है, याचना की गई है क्षमा के लिए, माफी के लिए। द पीस दैट सरपासेज अंडरस्टैंडिंग, या एक ऐसी पीस, एक शांति जो क्या है, बिल्कुल सरपासेज है, समझ से परे है। अंडरस्टैंडिंग, सरपासेज अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ से परे है, वो शांति है। और ए वार्निंग ऑफ इम्पेडिंग डूम, यह एक चेतावनी है जो बिल्कुल निकट आता हुआ खतरा है उसकी चेतावनी है। तो मित्रों शांति शांति के अंदर किसी प्रकार का खतरा तो नहीं है, एक्शन भी नहीं है, ना किसी प्रकार की माफी के बारे में बात है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। ऐसी शांति जो समझ से परे हो, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 39 पर आते हैं। विच ऑफ दीज थीम्स इज सेंट्रल टू व्हाट द थंडर सेड। विच ऑफ दीज थीम्स, इनमें से ऑप्शन के अंदर से कौन सा थीम है जो मुख्य थीम है व्हाट द थंडर सेड का। मेटेरियलिज्म, स्पिरिचुअल रीबर्थ, रोमांटिक लव, सोशल स्टेटस। तो सामाजिक जो स्टेटस है वो तो नहीं है, रोमांटिक लव भी नहीं है, और मेटेरियलिज्म यानी भौतिकतावाद भी नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मित्रों। स्पिरिचुअल रीबर्थ है इन ऑप्शंस के अंदर व्हाट द थंडर सेड का सेंट्रल थीम है। मित्रों पूरे वेस्टलैंड के अंदर कहीं भी जो स्पिरिचुअल रीबर्थ है वो नहीं आता है, क्योंकि बारिश नहीं होती है, और जो रेन है वो स्पिरिचुअल रीबर्थ का सिंबल है। और व्हाट द थंडर सेड के अंदर लास्ट में थंडर होने के बाद क्या है, रेन आती है।
तो स्पिरिचुअल रीबर्थ है इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट द थंडर सेड एंड्स ऑन व्हाट नोट। व्हाट द थंडर सेड है ना, वो खत्म होता है किस टिप्पणी से खत्म होता है, वो फ्यूटिलिटी, आयरनी, स्पिरिचुअल पीस एंड रिलीज, वायलेंस। तो फ्यूटिलिटी होता है व्यर्थता, व्यर्थ के रूप में तो वो कभी खत्म नहीं होता है, आयरनी भी नहीं है इसके अंदर और वायलेंस भी, हिंसा भी नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्पिरिचुअल पीस आध्यात्मिक जो शांति है, यानी शांति, शांति से खत्म होता है, वो रिलीज होता है मुक्ति। ऐसी मुक्ति या ऐसी शांति जो समझ से परे हो। समझ से परे कब होता है, जब किसी को मुक्ति मिल जाती है ना। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मित्रों आज अपने कर लिए हैं 20 क्वेश्चन इस सेशन के अंदर। 20 क्वेश्चन में आपके कितने राइट हुए, ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ताकि मैं आपकी परफॉर्मेंस को जान सकूं। इसके अलावा मित्रों ये सीरीज अभी क्या है, आगे भी जारी रहेगी। जब अपने पास नए क्वेश्चन होंगे तो बिल्कुल, वैसे तो कंप्लीट हमने मेरे हिसाब से तो कर लिए हैं। आगे जब भी इतने, अगर आपने पूरा सेशन वेस्टलैंड का क्या है कंप्लीट वॉच कर लिया तो मुझे लगता है कि इनफ है क्वेश्चन। फिर भी मुझे लगता है कि आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं, ठीक है। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन अगर मेरे सामने आए तो जरूर मैं अगला जो पार्ट इसका आपको वेस्टलैंड का मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाएं, चेक जरूर करें। अगला पार्ट अगर आएगा तो इस जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, और इसी वीडियो के लास्ट तक अगर आप बने रहते हो तो इसी स्क्रीन पर भी मैं वो जो लिंक है वो लगा दूंगा। तो मित्रों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, पूरा वेस्टलैंड अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और मित्रों जो वीडियो की प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहां से आप क्या, इसको वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट है वेस्टलैंड की, वो भी आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। आपके पास कोई टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी आप शेयर करें, जहां पे आपकी वेस्टलैंड लगती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो या यूपीएलटी ग्रेड की कर रहे हो या अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। पक्का शेयर जरूर करना। और मित्रों सब्सक्राइब करोगे तो बिल्कुल आगे भी आप जो भी कमेंट में जो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो आप बिल्कुल कमेंट करें। कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो उसकी डिमांड है वो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। और आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं मित्रों, तो मेरा मनोबल बढ़ता है। तो मेरा भी मनोबल बढ़ाए रखें और मुझे एक्टिव रखें कमेंट के माध्यम से। चाहे आप थैंक यू का कमेंट करें, लेकिन एक प्यारा सा कमेंट करके जाएं पॉजिटिव, ताकि क्या मैं लगातार आपके लिए नए नए सेशंस, अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आता रहूं, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना मित्रों। और लगातार आपको क्या है, स्टडी पे ध्यान देना है। थोड़े से एग्जाम नज़दीक है तो थोड़ा सा सीरियस ज़्यादा होना है, ठीक है। डरना तो नहीं है, लेकिन थोड़ा स्टडी को ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। और अगर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जैसे वेस्टलैंड की आपने कंप्लीट सीरीज कर ली, तो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपकी जो थियरी की क्लास है वो आपने ढंग से नहीं करी है, और ढंग से उसको, मतलब अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप पहले करने लग जाते हैं, आपकी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो बेसिक अपने पहले क्लियर करें। डरने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसी टेस्ट सीरीज से आप जुड़े हुए हैं जहाँ से आपके अभी रैंक वगैरह कम आ रही है तो डरना नहीं है, ठीक है। लगातार आपको बस पढ़ते जाना है। जो चीज़ें जहाँ से नंबर कटते हैं तो आपकी जो थियरी है ना, वो थ्योरी आप पढ़िए, उसमें आपको फिर बाद में चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो आप जितना भी पढ़ें वो क्लियर पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अधूरे चीज़ें छोड़ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जितना पढ़ो ईमानदारी से उसको ऐसे पढ़ो कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, मेरा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके को आप आजमाएंगे तो पक्का आपके जो आगे है सिलेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाएगी, और पक्का निश्चित रूप से आप सफल भी होंगे। तो मित्रों अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा ब्लेसिंग भी आपके साथ है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।